हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसमें से आप लोगों को हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन जैसे सी टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस सभी परीक्षाओं में आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिलता है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई है। कंप्लीट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसको इन्होंने 1983 में यानी 1983 में दिया था। इनके हिसाब से बुद्धि जो होती है वो कई प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया। विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां होती है, यानी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां पाई जाती है। बुद्धि के प्रकार में तो इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें इनके द्वारा जो है वो एक पुस्तक लिखी गई थी। और वो जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से इन्होंने एक बुक दी थी और 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने दी थी। तो ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी। सबसे पहली आती है शारीरिक गति संवेदी, यानी कि जो बॉडी का एस्थेटिक होती है बुद्धि, यानी शारीरिक, यानी कि ऐसे जो लोग या ऐसे व्यक्ति जिनकी बॉडी जो होती है वो एक्टिव है। जैसे कि खिलाड़ी हो गया तो उनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी उनकी एक्टिव होती है। नर्तक यानी डांसर डांसर हो गया। जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक जो करते हैं वो। शल्य चिकित्सा यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो धावक होते हैं जो दौड़ने वाले होते हैं, तो उनकी क्या होती है, बॉडी एकदम अच्छी से होती है। तो ये होते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, नाम है वैसा ही जो है वो उनके बुद्धि होती है। उसके बाद में आता है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। अंतरवैयक्तिक बुद्धि होती है इंटरपर्सनल बुद्धि। इंटरपर्सनल बुद्धि का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो है इंटरेक्ट करने वाला। देखिए, इसमें आप लोगों को दो तरीके की बुद्धि देखने को मिलेगी। एक तो होती है अंतरवैयक्तिक, दूसरी होती है अंतरावैयक्तिक। तो अंतरावैयक्तिक जो होती है वो मनुष्य का खुद के साथ में संबंध, और अंतरवैयक्तिक होता है मनुष्य के किसी दूसरे के साथ में संबंध, जिसमें पहला आता है शिक्षक, फिर आता है नेता, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता जो होते हैं वो सारे। ये क्या करते हैं, ये अपने साथ में तो कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सामने वाले व्यक्ति के साथ में भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो बुद्धि होती है वो होती है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। उसके बाद में आता है आप लोगों के अंतराव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है जो अपने आप में ही एक्टिव रहता है, जो खुद से ही काम से काम रखता है और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। जैसे मनोवैज्ञानिक हो गया, दार्शनिक हो गया। ऐसे लोग एक्चुअल में कम बोलते हैं, सोशल कम होते हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी थोड़ा कम रखते हैं। उसके बाद में आती है चौथे प्रकार की भाषागत, जैसे लिंग्विस्टिक बुद्धि, जैसे कि जिनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, जैसे कवि हो गया, लेखक हो गया, पटकथा लेखक हो गया, उपन्यासकार हो गया आदि, ये सभी। उसके बाद में आता है तार्किक गणितीय। अब तार्किक यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं या फिर जिनका तर्क बहुत अच्छा होता है, जो जैसे कि लॉजिकल, मैथमेटिकल, जैसे गणितज्ञ हो गया, वैज्ञानिक हो गया, इन सभी में। उसके बाद में आता है देशीय। देशीय का मतलब क्या होता है, देशीय का मतलब होता है स्पेशल, यानी कि विजुअल। जैसे कि कोई भी देख के अगर कोई भी काम कर पा रहा है वो, जैसे कि मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, चालक हो गया, नाविक हो गया, विमान जिस पर फोकस करना होता है किसी छोटी छोटी चीजों पर। जैसे नाविक है तो उसको चलाते टाइम छोटी चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं ध्यान रखा तो डूब जाएगा। विमान चलाने वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नहीं ध्यान से दिया तो सामने आने वाला पक्षी मर जाएगा। चालक हो गया तो चालक जैसे ड्राइवर होता है तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होगा, चालक अगर वो ध्यान नहीं देता है तो फिर सामने एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसी तरीके से मूर्तिकार, चित्रकार, तो उनके अंदर भी स्पेशल या विजुअल तरीके की बुद्धि होती है। फिर आता है संगीतकार। संगीतकार जिसमें आता है म्यूजिकल, जिनकी म्यूजिक अच्छी होती है, जैसे संगीतकार, गायक, वादक, ये सभी होते हैं। फिर आता है प्रकृतिवादी, जिसको नेचुरलिस्टिक्स बुद्धि बोलते हैं, जैसे किसान हो गया, जो नेचर यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित होता है, एनवायरमेंट को जो प्रेम करते हैं, वनस्पति क्या हो गया, पर्यावरण प्रेमी हो गया आदि, ये सारी। तो इस तरीके से ये 8 की 8 बुद्धि हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और अब हम लोग देख रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले प्रकार की बुद्धि हमारे पास में आ रही है
क्वेश्चन है सबसे पहला, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या मतलब होता है? गतिशील यानी कि बॉडी से रिलेटेड जो चीज होती है। तो भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता। भाई गतिशीलता की बात हो रही है तो भाषा की तो बात नहीं हो रही है। गति की बात हो रही है तो क्या तर्क की बात हो रही है? नहीं हो रही है। शब्दों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, नहीं चित्रों की बात हो रही है। तो गतिशीलता का मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है दृढ़ शारीरिक। भाई गति गति किसकी होती है? बॉडी की तो होती है। तो यहाँ पर क्या आता है? शारीरिक, जो शरीर से रिलेटेड हो तो दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और समन्वय होना। तो यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा हमारा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छे तरीके से सुलझा सकती है। यानी कि वो क्या करती है? कारण प्रभाव संबंधी, यानी कि मतलब क्या है इसका? कि अभिकथन होता है, रीजन होता है, दर्शन होता है, तर्क करने वाले पहेलियों का मतलब जिसमें तर्क वगैरह होता है। तो उन सारी चीजों को ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है अनीता। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास में कौन सी उच्च स्तर की बुद्धि है? तो देखिए वो क्या कर रही है? वो पहेलियों को सुलझा रही है। तो संगीत की बात नहीं हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही है और अंतः व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। भाई वो लॉजिक को सॉल्व कर रही है। तो ये कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है तार्किक गणितीय प्रकार की बुद्धि। अगला देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलता पूर्वक, क्या बोल रहे हैं? शरीर और वस्तु दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता की बात हो रही है। यानी बॉडी के अंदर क्या करना है? बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी बॉडी को मेंटेन रखना है। ठीक है। करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तर्क। भाई बॉडी को मेंटेन रखना है तो तर्क की बात नहीं हो रही है, भाषा की बात नहीं हो रही है, अंतर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दृश्य स्थानिक बुद्धि से क्या संबंधित है? दृश्य यानी देखने से रिलेटेड होता है। छवि और चित्र में सोचने समझने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। भाई दृश्य दृश्य स्थानिक की बात हो रही है तो क्या लय, ताल, मीटर, स्वर उसकी बात हो रही है? क्या नहीं हो रही है? कहानी और कविता को समझने की बात नहीं हो रही है। फिर आता है प्रकृति, प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों, पौधों की प्रजातियां और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो कि यहाँ पर चट्टान और पर्वत और इन सब की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चंस देख के समझ में आ जाएगा। भाई दृश्य स्थानिक की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है? चित्रों को सोचना समझना। और जो हम लोगों ने अभी स्पेशल थिंकिंग देखी थी तो वही तो थी स्थानिक बुद्धि। तो स्पेशल थिंकिंग कहाँ होगी? जो चित्रों को देखना, छवियों को देखना। तो यहाँ पर फोर का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। भाई आत्मबोध यानी कि खुद को ही समझना, आत्म यानी खुद की आत्मा को समझना। पहला आता है भाई संगीत की बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक बुद्धि हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, भाषा विषय भाषा की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? खुद को समझना यानी कि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ का डी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं सिक्स्थ नंबर, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या सुझाव देता है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या बोल रहा है? वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक जो है वो रूपरेखा है। यहाँ पर आ जाएगा रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, यानी एक अलग प्रकार की रूपरेखा। यानी कि वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी टीचर है वो किसी भी बच्चे को पढ़ा रहा है तो हमको पता है कि भाई हर बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। जैसा हार्वर्ड गार्डनर जी बोल रहे हैं कि 8 प्रकार की बुद्धि है, तो हम आठों तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो हम हर बच्चे के लिए एक ही तरीके की वैकल्पिक विधि का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक विधि, और ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग विधि। वैकल्पिक विधि या ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे। भाई जिस बच्चे को जिस तरीके की जरूरत है उस हिसाब से यूज करें। ठीक है। फिर आता है क्षमता भाग्य होती है, एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। भाई क्षमता की बात नहीं करी है इन्होंने, तो बुद्धि की बात करी है। तो ये नहीं होगा। बच्चे को प्रत्येक भिन्न 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित की जा सके। भाई 8 अलग अलग तरीके से हर बच्चे को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में आता है बुद्धि को केवल परीक्षा से निर्धारित करना। भाई केवल वर्ड आ रहा है इसलिए अपने आप में गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है हार्वर्ड गार्डनर? बहुबुद्धि यानी बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है जिसको अगर वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव तरीके से पढ़ाया जाए तो हर बच्चे की जो है वो हर बच्चा जो है वो अपने नॉलेज को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर।
अगला देखते हैं 7वां नंबर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि जो गणित वाली जो बुद्धि होती है, बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है भाई? ध्वनि, ताश, शब्द के प्रति भाई, ध्वनि की तो बात नहीं हो रही क्योंकि बात तर्क की हो रही है। फिर आता है दृश्य स्थानिक, क्या यहाँ पर चित्रकार की बात हो रही है? नहीं। फिर आ रहा है संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, जाल, सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने और प्रशंसा करने की योग्यता। भाई संगीत की बात हो रही है क्या? नहीं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आप लोग खुद देखिए। यहाँ पर बोल रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तार्किक बुद्धि, यानी जो तर्क को कर सके। तो यहाँ पर तर्क वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? पैटर्न को खोजना, तर्क की लंबी शक्तता को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। भाई तर्क की बात यहाँ हो रही है, तो यहाँ पर 7th का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? बहुबुद्धि सिद्धांत के हिसाब से कौन सी एक बात ठीक है? ऑप्शंस देखेंगे। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है। बात तो ठीक लग रही है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया होती है। भाई अंतःक्रिया तो होती है, लेकिन एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर जो है वो बच्चा अगर दौड़ नहीं सकता है तो वो गाना भी नहीं गा सकता। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जो जो है वो उसमें बॉडी लिकाइस्थेटिक बुद्धि बहुत ज्यादा थी, वो बहुत अच्छा धावक था। अब मान लीजिए किसी वजह से वो बच्चा जो है वो दौड़ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा दौड़ नहीं पा रहा है तो वो सोच भी नहीं सकता, वो तर्क भी नहीं कर सकता, वो संगीत भी नहीं कर सकता। वो दौड़ नहीं पा रहा है लेकिन संगीत तो कर सकता है। तो एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। विभिन्न बुद्धियां अपने क्रम में होती है। भाई अलग अलग बुद्धि होती है ये पता है, लेकिन एक क्रम में होती है ऐसी बात हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बोली है। अनुदेशन का प्रारूप निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। भाई टीचर क्या ही विशिष्ट शैक्षिक नवाचार का उपयोग करेगा जब टीचर को पता है कि कोई किसी भी बच्चे के अंदर किस तरीके की बुद्धि है, तो उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस गलत है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के हिसाब से। यहाँ पर एक ही बात ठीक लग रही है कि मस्तिष्क के एक भाग में अगर क्षति हो जाती है तो वो किसी विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है, संपूर्ण को नहीं। जैसे अभी मैंने दौड़ने वाला एग्जांपल बताया। अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा गा सकता है, अब मान लीजिए किसी वजह से अब वो गा नहीं सकता, उसको गले में कुछ दिक्कत हो गई है, लेकिन वो दौड़ तो सकता है, वो अपने दिमाग चला के मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व तो कर सकता है, गा नहीं सकता। यानी एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है, तो वो संपूर्ण को प्रभावित नहीं करता है। 9th नंबर क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों के उच्च स्तरीय शारीरिक चलने, नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने की योग्यता बताती है? क्या बोल रहे हैं कि उच्च स्तरीय शारीरिक चलने का नियंत्रण, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बॉडी काइनेस्थेटिक की बात हो रही है, तो इंटरपर्सनल नहीं होगा। शारीरिक गतिशीलता, भाषा की बात नहीं हो रही है, इंट्रापर्सनल भी नहीं होगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? चलने से रिलेटेड, तो वो हो जाएगा हमारा शारीरिक गतिशीलता। तो यहाँ पर 9th का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा हार्वर्ड गार्डनर की 8 बुद्धिमत्ताओं की सूची में नहीं है? भाई स्थानिक देखा, प्रकृतिवादी देखा, भौतिक देखा या नहीं देखा, अंतरा व्यक्तिक भी हम लोगों ने देखा। तो इसका आंसर तो मैंने वैसे मेरे क्वेश्चन को पढ़ते टाइम इनडायरेक्टली बता ही दिया है, फिर भी आप इस 10th नंबर क्वेश्चन को जो है वो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करिए और 8 प्रकार की बुद्धि के बाद में आप लोगों को ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि कौन सी बुद्धि जो है वो हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी द्वारा नहीं दी गई है। तो ये छोटी सी क्लास थी, आई होप आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे क्लिप्स है जो आप लोगों को सीटेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।